हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आज हो चुका है 24 फरवरी और एसएससी जीडी की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी तैयारी कर कर जाना है उसका सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। आज हम देखेंगे कि एसएससी ने कैसा लेवल रखा है परीक्षा का। अब जिसके लास्ट वाले शिफ्टों में एग्जाम है उसको कौन सी तैयारी कर कर जाना है। पूरी क्लास को देखिएगा तभी आप यहाँ से चीज़ों को सही से समझ पाएंगे। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं जो आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है आर्य समाज को लेकर। अब दोस्तों आर्य समाज को लेकर क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बता दें आर्य समाज बहुत ही महत्वपूर्ण समाज है। मैंने कई बार आपको नोट भी कराया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, आपको याद होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी आर्य समाज की स्थापना। अगर आपसे पूछ ले आर्य समाज की स्थापना कब हुई है, 1875 ईस्वी में हुई है आर्य समाज की स्थापना। और कहाँ का समाज है ये दोस्तों? मुंबई का समाज है। कहाँ का? मुंबई का। मुंबई, ये दोस्तों आपका मुंबई का समाज है, आप सब जानते हैं। इसके अलावा आपसे क्या सवाल पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की एक बहुत फेमस पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। और इनकी एक बहुत फेमस इनका नारा है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो और लौटो, ये किसका नारा है? ये दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा है। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपने देख लिए होंगे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1875 में। किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। और दोस्तों कहाँ का समाज है? मुंबई का समाज है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश है। और वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। इतनी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, अच्छे सवाल है। अब बात करते हैं, एक सवाल आपसे पूछा गया हरित क्रांति को लेकर। अब दोस्तों आपसे हरित क्रांति में सवाल क्या क्या पूछ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाएंगे कि क्या सवाल पूछे गए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1968 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए हरित क्रांति की दोस्तों प्रमुख फसलें कौन सी है? गेहूं और चावल। गेहूं और चावल, ये दोस्तों हरित क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण फसलें हैं। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इससे बाहर सवाल नहीं पूछा गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? ये सवाल आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया, जल्दी से दोस्तों बताइएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो पुरुष की साक्षरता दर है वो कितनी है? अभी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जनगणना से डेली आपकी परीक्षा में सवाल बन रहा है। 4 से 5 टॉपिक जो आपको पढ़कर जाने मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। शास्त्रीय नृत्य, जनगणना, और दोस्तों इसके अलावा हरित क्रांति, और इसके अलावा आपको याद रखना है पंचवर्षीय योजनाएं, उससे भी सवाल पूछा गया है, वो भी हम देखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं जनगणना को लेकर। जितने सवाल बन सकते हैं सारे सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है अपना? 940 है 1000 पुरुषों पर। ये हमारा लिंगानुपात है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आबादी का घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये दोनों आंकड़े महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है वर्ष 2001 से लेकर 2011 के बीच जो दशकीय जनगणना जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? तो आपको याद रखना है 17.64%। ये 210 की वृद्धि है 2001 से लेकर 2011 के मध्य में। साक्षरता दर अगर आपसे पूछी जाए तो पूरे भारत की कुल साक्षरता दर है 74.04%। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। भारत में दुनिया की कुल आबादी कितनी है? 17.5% है भारत में दुनिया की कुल आबादी। यानी कि दुनिया में जितने लोग रहते हैं उसका 17.5% लोग अपने भारत देश में रहते हैं। इस सवाल का मतलब ऐसा है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। आपको केवल केरल याद नहीं रखना, उसके दोस्तों आगे के भी, यानी कि
3 क्रमांक तक आपको याद रखने, पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है और तीसरे स्थान पे कौन है। न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है, तो बच्चा बच्चा बता देगा, बिहार की है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ठाणे महाराष्ट्र। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो बच्चा बच्चा जानता है, उत्तर प्रदेश, जहाँ की 75 जिले हैं, आप सब जानते हैं। अगर क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहे। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, 100% आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस क्लास को देखकर। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों जो सवाल आपसे पूछा गया उसको दोस्तों आप देख सकते हैं। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो मैंने अभी आपको बताया 74.04%। कितना है, 74.04%। ये दोस्तों भारत की कुल साक्षरता दर है। लेकिन इसमें पुरुषों की साक्षरता दर आपसे पूछी जाए 82.14%। ये दोस्तों आपकी पुरुषों की साक्षरता दर है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया रहा होगा। अब इसमें से अगर आपसे महिला की पूछ ली जाती है तो 65.46% इसमें महिलाओं की साक्षरता दर है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सरचिप, जो कि मिजोरम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा, अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 2 क्वेश्चन आपको और बताता हूं। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादरा नागर हवेली। ये तो हो गए सवाल, लेकिन यहाँ से दोस्तों 3 सवाल और मैं आपको बताऊंगा जो आपसे 100% किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। नंबर क्वेश्चन 1, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो आप बोलेंगे बिहार का। कहाँ का है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो आप बोलेंगे हरियाणा का। कहाँ का, हरियाणा का। ये चारों सवाल आपको याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथक शास्त्रीय नृत्य, दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। कथक शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य। कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपको दोस्तों याद रखना जो कथक शास्त्रीय नृत्य है वो दोस्तों आपका कहाँ का है, तो जो उत्तर भारत का है, जो उत्तर प्रदेश आपके ऑप्शन में था, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। शास्त्रीय नृत्य से सवाल डेली आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। कभी दोस्तों आपसे शास्त्रीय नृत्य देकर उसको दोस्तों महत्वपूर्ण कलाकार पूछ लेता है, कभी कलाकार देकर उनका शास्त्रीय नृत्य पूछ लेता है, कभी राज्य देकर शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है। घूम घमा के ऐसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न। अब दोस्तों कौन सा प्रश्न पूछा गया उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन जितनी भी पंचवर्षीय योजना है सारी मैंने आपको कराई है। अगर आपने हमारी क्लास ना देखी हो, मैंने परसों क्लास अपलोड की है, ब्रह्मास्त्र प्रश्न है, उसके अंदर दोस्तों कम से कम 100 से ऊपर सवाल मैंने कराए होंगे उसके अंदर। उस क्लास को आप देख कर जाइएगा, उसका लिंक दोस्तों मैं ऊपर आई बटन पर दे दे रहा हूँ, उसको आप देख कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 1992 से 1997 के बीच में चली थी। शायद ये सवाल पूछा गया हो, या फिर इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन का विकास करना। और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना दोस्तों ये 8वीं पंचवर्षीय योजना हुई है 1993 में। तो आई थिंक दोस्तों कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया होगा आपकी परीक्षा में। आप कमेंट करके बताएं 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित कौन सा सवाल आया था। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया मौलिक कर्तव्य से संबंधित। दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य से सवाल तो हर परीक्षा में आता ही आता है, फिक्स सवाल है आपकी परीक्षा का। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। दोस्तों आपने अगर पूरी कहानी ना सुनी हो, मैं आपको फिर से सुनाता हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन कब का है, 1976 का है। और दोस्तों हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया है, 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा जाता है। और शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन जीव हो गया, मापतौल हो गया, इन सब चीज़ों को समवर्ती सूची में डाला गया था। और दोस्तों आपको बता दें प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, यही इसी समय हुआ था 42वें संविधान संशोधन के तहत। और 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को आप याद रखें, ये कहानी आप याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे 100% यहाँ से सवाल बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पंचायती राज का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो आप याद रखिएगा भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। भाग 9A ये किससे संबंधित है, ये नगरीय निकाय, नगरीय
निकाय, इसको आप लिख लें, परीक्षा में आएगा सवाल ये। भाग 9 में क्या है, पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9A नगरीय निकाय। भाग 9B इसमें क्या है, सहकारी समिति, सहकारी समिति, सहकारी समिति से संबंधित है भाग 9B। इन सब सवालों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 1953 में हुई थी, इसको भी आप याद रखिएगा। ध्वनि की इकाई क्या होती है, कुछ ऐसा सवाल पूछा गया था, तो आप सब जानते हैं ध्वनि की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेसिबल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अनुच्छेद 333 से संबंधित एक सवाल आया था, तो अनुच्छेद 333 में क्या है, राज्यों की जो विधानसभाओं में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये बात कौन सी आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 333। और दूसरी ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 343 इसमें क्या है, देश की राजभाषा का उल्लेख है, आर्टिकल 343 है। और दोस्तों संविधान की कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, कौन सी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिंडर पेस का संबंध किस खेल से है, कुछ ऐसा भी सवाल पूछा गया था। ये सवाल तो मुझे लगता है 2 से 3 बार अब तक आ चुका है आपकी परीक्षा में। तो टेनिस से संबंधित है लिंडर पेस। कभी आपसे दोस्तों इनका नाम देकर खेल पूछ लेता है, कभी दोस्तों खेल देकर इनका नाम पूछ लेता है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, एस अब्दुल नज़ीर। कौन है, एस अब्दुल नज़ीर दोस्तों आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है। यानी कि नई नियुक्तियों से भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये कुछ सवाल थे जो दोस्तों आज की शिफ्टों में आपसे पूछे गए हैं। इन सवालों को देखने का केवल इतना सा मतलब है, आपको पता लगता रहेगा कि पेपर का लेवल कैसा चल रहा है, आने वाली शिफ्टों में कैसे सवाल बदल रहे हैं, आपको इतना देखना है। बाकी अपनी तैयारी को आप जारी रखिएगा। आप एनालिसिस कम से कम देखने का प्रयास कीजिएगा और तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। दोस्तों आपको मैं एक क्लियर बात बताऊं तो आने वाली जो लास्ट वाली शिफ्टें होने वाली है, जिन बच्चों की लेवल चेंज नहीं होने वाला है, सवाल ऐसे ही आएंगे, लेकिन सवाल थोड़े डीप पूछे जा सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों कई बच्चों का कमेंट आता है मेरा सबसे लास्ट में पेपर है, तो मैं कौन से टॉपिक तैयार कर कर जाऊँ। तो मैं दोस्तों आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ, आप इस एनालिसिस को डेली दोस्तों रिव्यू करते रहिएगा और जिस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक को थोड़ा डीप पढ़कर जाइएगा, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में थोड़ा डीप सवाल आपसे पूछ सकता है, ऐसी इसकी उम्मीद है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहे। अब दोस्तों एक नंबर मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 7078 142 717। ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं अगर आपका एग्जाम है आने वाले शिफ्टों में, तो और बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।